बाहर से गरीब और अंदर से अमीर ससुराल में बहू का गृह प्रवेश। वाह माँ जी, आज तो मजा ही आ गया। क्या शानदार पार्टी थी। हाँ, और तूने उनका घर देखा, जैसे कि किसी राजघराने की कोठी हो। सच में बहुत ही बड़ा घर था। मैं तो उनके ठाट बाट देखकर ही दंग रह गई। वैसे मैंने भी उनके सामने कोई कम दिखावा नहीं किया। मैंने ऐसे जताया कि जैसे हम भी बहुत अमीर हैं और रईसों वाली जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल सही किया माँ जी आपने। वैसे मेनका आंटी बोल रही थी कि वो हमारे घर पर आएंगी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें मना कर दिया। आप तो जानती हैं कि हमारा घर कैसा है। हाँ हाँ, पता है मुझे। ऐसे ही बात करते हुए शोभा और उसकी बहू मेघा घर आ जाती हैं। दरअसल ये कहानी है शोभा की, जो अपनी अमीरी का झूठा दिखावा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी। वो आए दिन अपनी बहू के साथ कभी किसी पार्टी तो कभी शॉपिंग जाया करती थी, ताकि वो अपने अमीर होने का सबूत लोगों को दे सके। एक दिन की बात है, शोभा अपने छोटे बेटे नकुल से उसी की शादी की बात छेड़ देती है। बेटा, मैं तो तुझे बोल बोल कर थक गई हूँ कि तू अब शादी कर ले, लेकिन तू है कि मेरी बात ही नहीं मानता। अरे माँ, शादी कर लूंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी मुझे ये सब लफड़े में मत डालो प्लीज। और वैसे भी इस कलयुग के जमाने में सही लड़की मिलना बड़ा मुश्किल है, आप जानते हो ना। अरे बेटा, तू मुझे एक बार बोल, मैं तेरी शादी के लिए लड़कियों की लाइनें लगा दूंगी, लाइनें। और रही बात सही लड़की की, तो वो तो हमारे घर को देखकर ही उनके हाव भाव से समझ जाएंगे कि उनके घर वाले कैसे हैं और लड़की कैसी है। वैसे माँ, आपकी बात में दम तो है। चलिए अब मुझे जाने दीजिए, मैं देर हो रहा हूँ, है ना, मुझे ऑफिस पहुंचना है। ऐसा कहकर नकुल वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी वहां पर शोभा की बड़ी बहू मेघा आ जाती है और अपने घर को चारों तरफ से देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा घर देखकर तो कहीं से लगता ही नहीं कि हम थोड़े बहुत भी अमीर हो। क्यों ना अपने घर में थोड़ा बहुत सुधार ही कर ले। वैसे भी हमें आगे देवर जी की शादी भी तो करनी है। मेघा बहू, बोल तो तू सही रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे ससुर जी से मुझे बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। शोभा इस बारे में अपने पति नरेश, बड़े बेटे आलोक और छोटे बेटे नकुल के साथ बैठकर इस बारे में बात करती है। तभी नरेश कहता है, भाई, घर की हालत देखकर तो मेरा भी मन करता है कि नया घर बनवा लूं। पर पिताजी, नया घर बनवाने के लिए कम से कम 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे, और वो सब कहां से आएगा। हाँ, अभी तो हमारी इतनी कमाई ही नहीं हो रही है। अरे नया घर ना सही, इसी घर में तो कुछ सुधार कर ही सकते हो ना। माँ ठीक कह रही है पिताजी, हमारा घर अंदर और बाहर दोनों जगह से बहुत पुराना है। मैं तो अपने दोस्तों तक को बुलाना नहीं चाहता हूँ। अगर यही बात है तो मैं अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़वा कर करीब 3 लाख निकलवा लेती हूँ। फिर तो 1 लाख का जुगाड़ मैं भी कर लूंगा पिताजी। इतने में घर के अंदर का तो हिस्सा सुधर ही जाएगा। रही बात बाहर की, तो कभी और देख लेंगे। नरेश जैसे ही ये कहता है, घर को अंदर से सुधार कर बनाने का काम शुरू हो जाता है। घर में मरम्मत के साथ डिजाइनर टाइल्स, शानदार पर्दे और सोफे के अलावा डाइनिंग टेबल इत्यादि सब आ जाते हैं। इस तरह से कुछ ही दिनों में नरेश का घर अंदर से अमीरों और बाहर से गरीबों के घर जैसा दिखने लगता है। इस पर शोभा और मेघा को कुछ राहत तो मिलती है। माँ जी, अब हम बाहर से भले ही गरीब दिख रहे हो, पर अंदर से तो अमीर हम हो ही गए हैं। मैं कुछ समझी नहीं बहू। अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि हमारा घर भले ही बाहर से गरीबों का घर दिखता हो, पर अंदर से तो अमीरों जैसा ही दिखता है ना। हाँ, ये तो है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिन बाद शोभा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। अरे शोभा बहन, तुम्हारा घर तो सच में अंदर से बहुत ही शानदार है। बाहर से तो ये किसी गरीब के झोपड़ी से कम नहीं लगता। हाँ बहन, हाँ, इस बात में तो कोई भी संदेह नहीं है। अगर कोई भी तुम्हारा घर बाहर से देखता है तो वो तुम्हें फटीचर से कम नहीं समझेगा, लेकिन जब वो अंदर आएगा तो उसकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। अरे सुमित्रा बहन, मेनका बहन, तुम हमारी तारीफें कर रही हो या बेइज्जती, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। अरे बहन, इसे तुम अपनी तारीफ ही समझो। हम तुम्हें गरीब थोड़े ना कह रहे हैं, हम तो तुम्हें बस बाहर से गरीब कह रहे हैं, लेकिन तुम तो अंदर से हो तो बिल्कुल अमीर।
अच्छा अच्छा, छोड़ो इन सभी बातों को। मुझे तुमसे एक काम था। क्या तुम्हारी नजर में कोई परिवार है जो पैसे पर ना मरता हो और अपनी बेटी की शादी किसी गरीब से भी करने के लिए तैयार हो? अरे भला ये कैसी बात हुई? अरे दरअसल मेरे छोटे बेटे नकुल को ऐसी लड़की चाहिए जो पैसों पर ना मरती हो, जो घर बार से भी ज्यादा इंसान को अहमियत देती हो। तुम्हें तो पता ही है मेरे बेटे के बारे में। हाँ हाँ, मुझे पता है। वैसे मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है। रुको, ये देखो मेरे मोबाइल में, ये रही लड़की की फोटो। इसका नाम राधिका है। बहुत ही संस्कारी लड़की है और इसे मैंने कई बार गरीबों की मदद करते हुए भी देखा है। शायद इनके परिवार वाले भी सही ही होंगे। अगर ऐसी बात है तो शादी की बात चलाइए ना इनसे। ठीक है, क्यों नहीं? ऐसा कहकर सुमित्रा और मेनका वहां से चली जाती हैं। उसी रोज जब नकुल अपने ऑफिस से घर आता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो किसी आदमी से लड़ रही होती है। ओ मिस्टर, इस पपी को कुछ हो जाता तो? ये बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते तो तुम क्या इनके ऊपर अपनी बाइक ही चढ़ा दोगे? तुम में जरा से भी शर्म, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची क्या? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड में आ रहा था, इसीलिए मेरा बैलेंस खो गया। आइंदा से ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से किसी जानवर को तकलीफ ना हो। ठीक है दीदी। गुड, जाओ और थोड़ा अब आराम से बाइक चलाना। वहीं थोड़ी दूर से नकुल ये सब सारा दृश्य देख रहा था। यार ये कितनी अच्छी लड़की है यार, एक बेजुबान जानवर के लिए उस आदमी से लड़ गई। सच में अगर ऐसी लड़की मुझे मिल गई तो मैं तो उससे तुरंत शादी कर लूंगा। ऐसा कहकर नकुल वहां से घर आ जाता है। घर पर आते ही उसकी माँ शोभा उसकी शादी की बात छेड़ देती है और उस लड़की की तस्वीर दिखाती है। अरे माँ, ये क्यों नकुल, तू इसे जानता है क्या? माँ जी, मुझे तो कुछ यहाँ अलग ही गड़बड़ घोटाला दिख रहा है। अरे नहीं माँ, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये थी कि इसके बाद नकुल अपनी माँ और भाभी को आते समय घटना के बारे में सब कुछ बताता है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिससे नकुल की शादी की बात चल रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो इसी लड़की से तेरी शादी होगी। इस तरह समय बीतता है और कुछ दिनों में नकुल और राधिका की शादी हो जाती है। राधिका अपने ससुराल आने लगती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो वो नकुल के घर को बाहर से देखकर हैरान रह जाती है। ओह गॉड, ये क्या? मेरा ससुराल इतना गरीब। घर को बाहर से देखकर तो यही लगता है कि अंदर सिर्फ गरीबी के अलावा और किसी चीज के दर्शन नहीं होंगे। अब क्या सोचने लगी राधिका? अंदर चलो ना। हाँ हाँ बहू, हाँ, अब बाहर खड़ी रहकर घर को ऐसे ना देखो, घर को अंदर से भी देख लो। सास के ये कहने पर राधिका घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के दरवाजे पर उसकी जेठानी उसका गृह प्रवेश करती है। जैसे ही राधिका घर के अंदर का नजारा देखती है तो वो बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये क्या, बाहर से गरीब दिखने वाला ससुराल और अंदर से तो बड़ा ही अमीर दिख रहा है। देवरानी जी, आप बताओ ससुराल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। राधिका काफी पढ़ी लिखी और समझदार थी, पर उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ससुराल बाहर से इतना गरीब और अंदर से इतना अमीर कैसे दिख रहा है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन इस बारे में वो अपने सास ससुर से पूछती है, जिस पर उसके सास ससुर सारी बात उसे बता देते हैं। जिस पर राधिका कहती है, माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं और नकुल जी भी जॉब करेंगे और जल्दी ही हमारा घर बाहर से भी अमीरों वाला घर लगने लगेगा। क्यों बाबूजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बहू, मुझसे जो बना वो मैंने कर दिया। अब जो करना है वो तुम करो। हाँ, तुम्हारी सास और जेठानी से जरूर कहूंगा कि वो अमीरों की तरह दिखावा करना छोड़कर अमीर बनने की कोशिश करे। ये बात सुनकर मेघा और शोभा को ये समझ में आ जाता है कि नरेश बिल्कुल सही कह रहा है। जी, आज से मैं अपने दिखावे पर कम ध्यान दूंगी और मैं भी। तो फिर हमें सचमुच का अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सब मिलजुल कर कमाएंगे और इस घर को बाहर से भी अमीर बनाएंगे। और इस तरह से सभी मिलजुल कर एक साथ मेहनत करते हैं। नकुल और राधिका भी अब जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं। धीरे धीरे करके पूरा परिवार पैसे इकट्ठा करता है और अपने घर को बनवाता है। कुछ ही दिनों में राधिका का ससुराल बाहर और अंदर दोनों तरफ से अमीर बन जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। बसंतपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता था। कैलाश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक औलाद की।
और शायद भगवान ने कैलाश की ये भी इच्छा पूरी कर दी थी, क्योंकि सुशीला अब गर्भवती हो चुकी थी। सुशीला, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान करे हमारी जिंदगी में बिल्कुल परी की तरह एक बेटी हो जाए। बस भगवान से मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, यानी आप चाहते हैं कि हमें लड़की हो? हाँ, तुम सही समझी, क्योंकि लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। ठीक है, अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम पायल रखेंगे। जिसके बाद ऐसी ही हंसी खुशी से 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक सुशीला के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। सुनते हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी कैलाश भागकर सुशीला के पास आता है। लगता है सुशीला, हमारी परी का आने का वक्त हो चुका है। अब मैं काम करता हूँ, मैं दाई माँ को बुला कर लाता हूँ। कैलाश तुरंत भागकर गांव में जाता है और एक बूढ़ी काकी को बुलाकर ले आता है। वो काकी अपने साथ एक और औरत को ले आती है। कैलाश बेटा, तुम थोड़ा पानी गर्म देकर बाहर चले जाओ, हम तुम्हें थोड़ी देर बाद खुशखबरी देने आते हैं। इसके बाद कैलाश उन काकी को गर्म पानी देकर घर से बाहर चला जाता है। उधर दाई माँ कुछ और औरतों के साथ मिलकर सुशीला की डिलीवरी को अंजाम देती है, लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि डिलीवरी के कुछ समय बाद ही सुशीला चल बसती है, जिसकी खबर वो दाई माँ कैलाश को देने जाती है। कैलाश बेटा, तेरे घर लक्ष्मी आई है, लेकिन इस दौरान तेरी पत्नी का निधन हो गया। ये क्या कह रही हो आप? ये सुनकर कैलाश भागता हुआ घर के अंदर आता है और जहाँ उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई होती है, वहीं जब कैलाश का ध्यान उसकी बेटी की तरफ जाता है तो उसकी इस दौरान चीख निकल जाती है, क्योंकि सुशीला ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो बिल्कुल काली थी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये विधाता मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता है। ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती है। कैलाश अब अचंभित चक्रव्यूह में फंस गया था। जहां उसे एक परी जैसी बेटी चाहिए थी, उसकी जगह पर उसे एक काली बेटी हुई, जिसे वो अपनाने से साफ इनकार कर चुका था। ऐसे ही समय बीतता है और अब कैलाश ने कौशल्या नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसकी एक बहुत ही सुंदर सी बेटी होती है। कौशल्या, तुमने मुझे आज वो खुशी दी है जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती हो। बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। आप खुश हैं जी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैलाश ने उसका नाम परी रखा और परी को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा, और पायल को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ हमेशा से उसे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, साथ ही मेरी भूख भी मर जाती है। खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। कौशल्या, कैलाश और परी तीनों एक परिवार के जैसे खाना खाते थे, लेकिन शायद पायल इस घर की सदस्य ही नहीं थी। उसे अक्सर रसोई में बैठकर ही खाना पड़ता था, वो भी सूखी रोटियां। खाना खाते हुए पायल हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान जी, मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा होता है। ये बात पायल बहुत पहले से ही समझ चुकी थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी और परी को प्यार मिलता रहा, जिस वजह से वो बहुत ही अकड़ू और घमंडी बन गई थी। और अब वो दोनों जवान हो गए थे और दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। अब घर में परी की शादी की बातें चलने लगी थी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तो तुझे शादी करनी होगी। उसके बाद तू हमें नाना नानी की खुशियां देगी। माँ, आप भी ना, कैसी बातें कर रही हो? हाँ हाँ, हमारी परी बिटिया शर्मा गई। तभी वहां पर पायल आकर बोलती है, हाँ परी बहन, तो दुल्हन के रूप में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। परी पायल को देखकर गुस्से में बोलती है, आ गई कल्लो रानी, तुझे एक पल की भी हमारी खुशी सही नहीं जाती ना? जब देखो अपनी गंदी शक्ल लेकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या कह दिया? पहली बात तो मैं तेरी बहन नहीं हूँ, और वैसे भी तू इस घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी है, और मैं एक नौकरानी की बहन कैसे हो सकती हूँ? हाँ, सही बोला मेरी परी बेटी ने। वैसे भी मेरी कोई काली औलाद नहीं है। चल भाग यहाँ से और जाकर खाना बना। अरे कौशल्या, मुझे खाने से याद आया, कल परी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। पायल, तुम उनके लिए तरह तरह के पकवान बना देना, वो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। ठीक है? जैसा आप कहें पिताजी।
इसके बाद पायल वहां से चली जाती है और अगले दिन परी को देखने के लिए सुलोचना अपने बेटे अविनाश के साथ कैलाश के घर आती है। वहीं वो अपने साथ अपने बड़े भाई साहब के बेटे अभिषेक को भी लेकर आती है। अभिषेक के माता पिता बचपन में ही दुर्घटना से ग्रस्त होकर मर गए थे। वहीं रंग सांवला होने के कारण सुलोचना अभिषेक के साथ एक नौकर की तरह पेश आती थी। अब यहाँ भी सुलोचना आते ही कहती है, कैलाश जी, हम अपने साथ एक नौकर को भी लेकर आए हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? वो बात ऐसी है ना कि हम उसके बिना कहीं जा ही नहीं सकते। खाना बनाने से लेकर कार चलाने तक सब हमारा नौकर ही देखता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आइए आइए, अंदर आइए। कैलाश के साथ सुलोचना और अविनाश अंदर आते हैं और अभिषेक बचपन से ही उसके साथ ही है। सुलोचना और अविनाश सोफे पर बैठते हैं और कौशल्या परी को लेकर हाजिर हो जाती है। माँ, परी तो दिखने में बिल्कुल परी की तरह है। हाँ? अरे वाह बेटा, एक नजर में ही पसंद कर लिया। वहां सब बैठकर बातचीत करने लगते हैं कि तभी वहां पर पायल खाना लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर डेकोरेट कर देती है। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। आप सभी खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कैलाश जी, ये लड़की कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। वैसे परी बेटी को तो खाना बनाना आता है ना? परी को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो खामोश रहती है। वहीं सुलोचना और अविनाश ने पायल का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। खाकर आत्मा को तृप्ति मिल गई। लेकिन कैलाश जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाई है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का बना हुआ कुछ खाना है। वो बात ऐसी है कि मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि शादी के बाद फिर हम खाएंगे क्या भाई? तभी पास में खड़ी कौशल्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुलोचना जी, मैं एक उपाय बताऊं? जी जी कहिए। क्यों ना हम अभिषेक की शादी पायल से कर दें। पायल भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर भी खिलाएगी। फिर क्या था, सुलोचना को ये सुझाव काफी अच्छा लगता है और वो शादी के लिए मान जाती है। इस बीच अभिषेक और पायल से इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। वहीं कौशल्या ने एक तीर से दो निशाने मार दिए थे, क्योंकि दहेज के बिना पायल की भी शादी कहीं होने वाली नहीं थी। लेकिन अब पायल को विदा करने के लिए कैलाश और कौशल्या को एक भी एक्स्ट्रा पैसे खर्चे नहीं करने पड़ रहे थे। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। जहां परी ने 1.5 लाख का लहंगा खरीद लिया था, वहीं पायल ने कहा, माँ, पिताजी, मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? हाँ हाँ, तू लहंगा पहनेगी कल्लो रानी। वैसे भी नौकरानी पर लहंगा कुछ सूट नहीं करेगा। सभी एक साथ हंसते हुए पायल की बात को टाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पायल को यह पता था कि शादी तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए। 1000-2000 का भी होगा तो भी चलेगा। तेरे ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च करूंगा मैं, है? पता नहीं कहां से आ गई मनहूस कहीं की। माँ, पिताजी, इस काली माता को तो आदिवासियों या फिर कहें अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। अब ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। परी लहंगा पहनकर तैयार होने लगती है, लेकिन पायल के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। माँ, कैसे शादी होगी मेरी? ना लहंगा, ना अच्छे कपड़े। आप क्यों छोड़कर गई मुझे माँ? जवाब दो माँ, जवाब दो। तभी अचानक से पायल की माँ की तस्वीर से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पायल की माँ सुशीला आकर खड़ी हो जाती है। देख बेटी, मैं तेरे बुलाने पर आ गई, और वैसे भी तेरी शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा भला मैं कैसे होने दे सकती? तू तो मेरी लाडो रानी है। माँ, आप सच में मेरे लिए आई हो? हाँ मेरी बच्ची। अच्छा, ये सब छोड़ और जरा बेड के नीचे रखा हुआ वो बक्सा तो निकाल। उसके अंदर मेरा शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। पायल बेड के नीचे से बक्से को निकालती है और लहंगे को पहन लेती है, और उस लहंगे को पहनते ही एक चमत्कार हो जाता है। पायल काली से गोरी हो जाती है और वो इतनी सुंदर हो जाती है कि खुद को आईने में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। माँ, मैं क्या सच में इतनी सुंदर हूँ? हाँ बेटी, अब चल, जा शादी के मंडप में जा। आप भी चलिए ना माँ। बेटी, मैं तो तेरे साथ हमेशा से ही हूँ, तेरे दिल में।
ये कहते हुए सुशीला वहां से गायब हो जाती है। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक माँ होने का फर्ज अदा किया। इसके बाद पायल भी शादी के मंडप में जाने लगती है। शादी के मंडप में अविनाश और अभिषेक दोनों ही खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से परी मंडप में पहुंचती है और दूसरी तरफ से पायल भी वहां पर पहुंच जाती है। पायल को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, पायल इतनी गोरी कैसे हो गई? ये नौकरानी इतनी बदसूरत से खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो परी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। पायल ने जैसे ही अभिषेक का हाथ पकड़ा, अचानक से अभिषेक भी गोरे मर्द में बदल गया। उसके बाद उसने कहा, ये क्या, मुझे क्या हो गया अविनाश? भाई और चाची, अब से तो मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद पायल और अभिषेक वहां से भाग गए और एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, जहां अब कौशल्या और अविनाश को ये पता चला कि पायल उनकी नौकरानी नहीं बल्कि बेटी है। अब उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण से परी अंदर से टूट जाती है और अपनी माँ के आशीर्वाद से पायल वहां से बहुत दूर जाकर घर बसा लेती है और एक अच्छा खासा व्यवसाय ढूंढकर दोनों मिलजुल कर काम करने लगते हैं। और इस तरह से वो दोनों मिलजुल कर एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। और यहाँ परी से किसी ने शादी नहीं की और वो 1.5 लाख का लहंगा भी लेकर पूरा जीवन कुंवारी रह जाती है। वहीं अब कैलाश भी अपने मन ही मन अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहा होता है।